हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद साथियों। हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे सीए पे, जो भी हाल ही में हमारा कानून जो लागू कर दिया गया देश में, संशोधन से जुड़ा कानून है सीए, जिसको बोलते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। पहले ये हमें जानना है कि सीए से पहले कि कोई भी देश में जब हमारे यहाँ कानून बनता है, कोई भी, चाहे राज्य सरकार कोई कानून बनाती है या केंद्र सरकार बनाती है, चाहे वो कोई ऐसा कानून जो कि संघ सूची का हो, विषय का कानून हो, चाहे वो राज्य सूची के अंतर्गत का हो या समर्थी का। तो हम जब कोई भी देश में एक बड़ा कानून बनता है तो ये स्वाभाविक है कि कुछ वर्ग उसका विरोध करेंगे, कुछ लोग उसका समर्थन करेंगे। जब हम किसी चीज़ का समर्थन करते हैं तो एक जिम्मेदार नागरिक का ये बहुत बड़ा दायित्व है कि वो यदि किसी चीज़ का समर्थन कर रहा है, किसी देश में बने कानून का, कोई चीज़ लागू की गई है कोई भी, तो वो किन आधारों पर, किन तथ्यों पर उसका समर्थन कर रहा है, और वहीं पे यदि विरोध कर रहा है तो वो भी उसको पता होना चाहिए। देखिए, समर्थन जहाँ तक बात होती है, समर्थन का जरूरी नहीं कि आपको समर्थन शो करना पड़े। समर्थन का तरीका होता है, जब कोई भी चीज़ देश में होती है, लागू होता है, तो ज़्यादातर चीज़ें यदि आपको समर्थन उसके पक्ष में है तो आप मौन हो जाते हैं, मतलब यानी आप उसका समर्थन दे रहे हैं। लेकिन जब विरोध की बात आती है तो विरोध ज़्यादा मौन होकर नहीं हो पाता। विरोध के लिए सड़क उतरना पड़ता है या अपने बातों को मुंह से कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है, कहना पड़ता है, तभी विरोध दिख पाता है। तो समर्थन तो एक अलग बात है, लेकिन जब हम विरोध करते हैं तो विरोध करते वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उन तथ्यों को जानें, या कि आप विरोध कर रहे हैं तो किन बात का विरोध, उस कानून में ऐसा क्या है जिसका आप विरोध कर रहे हैं, अब विरोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और किन तथ्यों करना चाहिए, वो कानून कैसा बना, किसके हित में है, किसके नहीं हित में है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। वरना देश में एक अराजकता सा माहौल बन जाता है, जिससे देश को हानि होती है, देश को आर्थिक स्थिति की भी हानि होती है। तो कोई भी चीज़ कानून बने तो उसको आप विरोध करने से पहले उसके बारे में जरूर पढ़ें, सुने, जानें, तभी उसका आप विरोध करें। अन्यथा बिना जाने सुने तथ्यों को आप विरोध कर रहे हैं तो किन आधार पर कर रहे हैं, आपके विरोध करने का तथ्य क्या है, ये चीज़ें आपको एकदम बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जैसे अभी जब हम सीए की बात करते हैं तो बहुत से राज्य कह रहे थे कि हम इसको लागू नहीं करेंगे, तो ये बिल्कुल भ्रामक है, इस सब चक्कर में न पड़िए, क्योंकि सीए जो है एक संघ सूची का विषय है। देखिए, 3 सूची बनाई होती है, एक संघ सूची का विषय, एक संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समर्थी सूची। राज्य सूची में क्या होता है कि जिस पे राज्य को कानून बनाने का अधिकार होता है, अधिकार प्राप्त है, और वहीं पे समर्थी सूची मतलब ऐसा विषय जिस पे राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकती हैं। लेकिन जो संघ सूची का विषय होता है उसमें सिर्फ संघ सूची पे मतलब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, और उसको हर राज्य उसको मानने के लिए बाध्य होता है। तो ये नागरिकता से जुड़ा मामला है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट या संघ का मामला है। इस पे वो अगर कुछ कानून बनाते हैं, कुछ पारित करते हैं, लागू करते हैं, आदेशित करते हैं, तो प्रत्येक राज्य का ये दायित्व है, और ऐसे भी दायित्व से वो मानने के लिए बाध्य भी हैं, वो उसका विरोध नहीं कर सकते। मतलब हाँ ठीक है, उसके विरोध में कुछ कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हम इसको लागू नहीं करेंगे। उसको लागू करना ही पड़ेगा, उसके लिए वो बिल्कुल बाध्य हैं। यदि आप एक अधिवक्ता हैं और लॉ के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए जानना ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है, और लोगों को भी खुद उसको किसी भी कानून को, कोई कानून पारित होता है तो उसको पढ़िए और लोगों को बताइए, ताकि लोगों के अंदर भ्रांतियां ना हो, भ्रामक ना हो। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कोई कानून जब पारित होता है तो अगर सही होते हुए भी कोई अपोजिशन में या कोई भी उसका विरोध करता है अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए, चाहे कोई भी हो विपक्ष में, अधिकतर देखा जाता है कि सही होने में भी उसका वो विरोध किया जाता है। गलत हो तो विरोध ठीक है, लेकिन वहाँ पे अपोजिशन पब्लिक के माध्यम से, पब्लिक को उपयोग करके उसका विरोध करवाती है, जो कि देश की आवश्यकता है, फिर भी गलत तरीके से उसको विरोध करवाती है, तो ये गलत है। हम बात करेंगे सीए। सीए क्या है? सीए एक ऐसा कानून है जो कि नागरिक, इसका नाम है सीए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम। पहले ये सीए भी था। जब देखिए कोई भी कानून पारित होता है तो एज ए बिल, प्रस्ताव के रूप में बिल होता है, लेकिन वही जब उस पर दोनों सदनों में, राज्यसभा लोकसभा में पास होने के बाद, निम्न सदन में पास होने के बाद, वो जो उस पर राष्ट्रपति का मुहर साइन लग जाता है तो वह एक कानून एक्ट बन जाता है। तो सीएबी से ट्रांसफर होता है, जो क्या हो गया, वो सीएए हो गया, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन कानून। तो हम बात करेंगे कि नागरिकता संशोधन कानून है क्या। देखिए, ऐसा नहीं है कि भारत कोई पहला देश है जो सीए लागू कर रहा है। जितने भी एक सक्षम, एक शिक्षित और विकसित राष्ट्र होते हैं, हर देश में ऐसा कानून होता है नागरिकता से जुड़ा। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है जो नागरिकता देने लेने की बात होती है, किसी को किसको दिया जाए, किसको ना दिया जाए, क्योंकि ये सबसे बड़ा जुड़ा मामला जिससे नेशनल सिक्योरिटी से मामला जुड़ा हुआ है, राष्ट्रीय सुरक्षा से हमारे। यदि मान लीजिए आपके देश में कोई बिना वीजा, पासपोर्ट, कोई घुसपैठ तरीके से, कोई गलत तरीके से एंट्री कर रहा है, तो ये देश की सुरक्षा के लिए, जैसे अभी कोई पता नहीं, यदि कोई गलत तरीके से एंट्री करता है तो घुसपैठिया कहा जाता है। यदि मान लीजिए वो आतंकवादी है तो देश को भाई हानि पहुंचा सकता है,
आतंकवाद। जैसे आप देख रहे थे पिछले जब तक अनुच्छेद 370 लागू 35 से वहाँ पे लागू था, विशेष दर्जा का मतलब जो प्रावधान किया गया था जम्मू कश्मीर के लिए, हाल में उसको मोदी सरकार की जो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसने हटा दिया उसको। तो वहाँ पे ऐसे ही मतलब बहुत तरीके घुसपैठी करके बहुत वहाँ पे आतंकवाद ने एकदम अपना जड़ जमा लिया था। तो इस अवधि आप देखते हैं जब अमेरिका और फ्रांस, यूरोप के जो भी देश हैं, चाहे चाइना हो, फिर इधर चाइना का देश हो, चाहे फिर इधर रशिया वगैरह हो, ये नागरिकता जुड़े मामले में वो बहुत ही सख्त रहते हैं। ऐसा नहीं किसी को भी नागरिकता दे दी वो। यदि आप देखेंगे जो अमेरिका अभी सीए का विरोध कर रहा है, तो ये बरगलाना है सिर्फ, क्योंकि हम जो भी सीए बनाए हैं उस पर पता नहीं कितने पहले से यूरोप वाले काम कर रहे हैं, काम कर चुके हैं। और खास के आप देखेंगे कोई वीजा बना के अमेरिका में या कहीं जॉब के लिए आता है तो उस पर हमेशा एक इंटेलिजेंस काम करती है, हमेशा ये परख में रहती है कब आपका वीजा पे मतलब पूरा हो रहा है, कब आपका वहाँ समय खत्म हो रहा है। तुरंत आपको वार्निंग मिल जाएगा और वहाँ से मतलब आप एक दिन भी ज़्यादा वहाँ रुक नहीं सकते आप, यदि आपका वीजा मतलब जितने दिन का बना यदि कंप्लीट हो गया तो ये जो हमें ज्ञान दे रहे हैं कि इसका विरोध कर रहे हैं, तो ये सिर्फ बरलाना है। क्योंकि जितने भी यूरोपीय देश हैं, ये हमेशा याद रखिए, खास करके अमेरिका, ये लोग इनसे बड़ा कोई स्वार्थी नहीं है। और सबसे बड़ी बात की ये जितने भी देश हैं ये कहीं न कहीं भारत से एक ईर्ष्या भी रखते हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसकी भौगोलिक और सांस्कृतिक धार्मिक जो स्थिति है पूरे विश्व से बिल्कुल अलग है। इसका एक अपना गौरवशाली इतिहास रहा है, इसकी अपनी एक परंपरा है। इन सब चीज़ों से लोग भी ईर्ष्या करते हैं और कहीं न कहीं भय भी खाते हैं। जिस प्रकार से हमारी सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो रही है, इन सब चीज़ों देखते हुए वो लोग कहीं न कहीं इससे हमें भय खा रहे हैं इसमें, और हम लोग कहीं न कहीं रुकना चाह रहे हैं। ये हम लोग को समझना चाहिए। और सीए, पहली बात कि ये सभी को जानना चाहिए जो देश के हमारे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, कोई भी हो, यदि कोई भारत का व्यक्ति है, ये एकदम निश्चिंत हो जाए कि कोई ये कहे कि ये किसी की नागरिकता छीनने वाला कानून है, तो ये बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट जान लीजिए कि ये एक नागरिकता देने वाला कानून बना है, न कि किसी की छीनने वाला है। तो हमारे देश के जो भारतीय नागरिक हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम, सभी लोग समान रूप से हैं, उन पे कोई भी आंच नहीं आएगा इससे बल्कि ये कानून बनाया क्यों गया है, जैसे जो हमारे पड़ोसी देशों में जो अल्पसंख्यक रूप में रह रहे हैं, उनकी स्थिति हम देखते हैं दिन प्रति बदतर होती चली जा रही है, उनकी संख्या घटती चली जा रही है, दबाए जा रहे हैं। उनको समान अधिकार वहाँ के नागरिक को बहुसंख्यक के समान, यहाँ जैसे बहुसंख्यक के समान यहाँ के अल्पसंख्यकों को अधिकार मिला है, वहाँ पे नहीं मिला है। तो भाई उनके लिए हम नहीं सोचोगे तो विश्व थोड़ी सोचेगा। उनके लिए तो हम ही भारत ही है जो उसके लिए सोच सकता है। यह एक सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत एक अच्छा पहल है। जब हमारे पड़ोसी देशों में रह रहे अल्पसंख्यकों के बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री या हमारे देश की जो सरकार वो सोच रही है, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। सीए, देखिए जब हम सीए की बात करते हैं तो ये हमें निश्चित जानना चाहिए कि जो हमारा देश आज़ाद हुआ तो किन आधार, जब देश आज़ाद हुआ तो उसमें देश का बंटवारा भी हुआ। हमारा भारत से अलग एक पाकिस्तान देश का निर्माण हुआ, पाकिस्तान अलग हो गया पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ तो किन आधारों पर हुआ? जब पाकिस्तान जब बढ़ता है तो सीधा सीधा उसका आधार क्या है? वो धार्मिक आधार बढ़ता है। हम एक इस्लामिक देश, अलग इस्लामिक देश बनाएंगे। और यदि हम इस्लामिक देश की बात करें तो ऐसा नहीं है कि इस्लामिक देश और नहीं, इंडोनेशिया हुआ, चाहे कहने के लिए भले और कोई और रह ले, लेकिन ज़्यादातर कौन है वहाँ पे? ये एक देश नहीं, इंडोनेशिया हुआ, इंडोनेशिया हुआ, ईजिप्ट हुआ, और इराक, ईरान, जितने भी अरब के देश हैं, और फिर वहीं पाकिस्तान से जो बांग्लादेश अलग हुआ, वो भी एक इस्लामिक कंट्री है। और वहीं पे देखिए जब धार्मिक रूप से देश का बंटवारा हुआ तो यहाँ पे तो जब एक इस्लामिक देश की अलग मांग की गई तो सच कहिए नियमता तो यह है कि यहाँ पे और किसी मुस्लिम को या किसी लोगों को यहाँ रुकने ही देना ही नहीं चाहिए था। लेकिन यहाँ पे एक मानवता के नाते जो लोग देश में भाईचारा निभा के साथ में लड़े थे, बहुत से लोग, उनकी इच्छा रही कि नहीं हम यहीं रहेंगे, या इंसानी नाते कुछ लोगों में प्रेम बचा रहा, वो लोग यहीं रुक गए, ऐसे तो वो अल्पसंख्यक कहलाए। लेकिन जो वहाँ पे हिंदू थे, अब देखिए हिंदू कौन है? पहली बात जो सिख हैं, जैन है, बौद्ध है, कानून भी यही कहता है, और हमारा धर्म भी, संस्कृति भी कहती है, भारतीय परंपरा और कानून भी ये मानता देता है कि जो गैर मुस्लिम और यहूदी और ईसाई को छोड़कर इनको जो भी है, जैन, बौद्ध, सिख, ये सभी लोग हिंदू हैं। तो वहाँ पे जो हम देखते हैं तो यहाँ पे अल्पसंख्यक कौन है? यदि अलग बौद्धों को भी देखेंगे तो ये भी एक अल्पसंख्यक के रूप में है। यहाँ पे मतलब है भले हिंदू के पार्ट है लेकिन ये अल्पसंख्यक के रूप में है। और
मुस्लिम जो रुके यहाँ पे, धार्मिक आधार पे बंटवारा होने के बावजूद जो मुस्लिम एक अलग राष्ट्र बना लिए, फिर भी मुस्लिम कुछ यहाँ पे रुके, वो यहाँ पे अल्पसंख्यक है। और वहीं भी जो पाकिस्तान में और बांग्लादेश में जो सिख रह गए, जो हिंदू रह गए, जो हिंदू भी, हिंदू के अंतर्गत सिख, जैन, बौद्ध जो भी रुक गए, वो वहाँ पे अल्पसंख्यक कहलाए, यानी उनकी संख्या कम थी। तो हम तुलना जब करते हैं तो ये हमें देखना जरूरी, किसी से विरोध करते हैं या कुछ भी जानते हैं तो ये हमें जानना जरूरी है कि जो अल्पसंख्यकों की संख्या है या बहुसंख्यक की तुलना में भारत में क्या बढ़ी या घटी है। तो जो जिस प्रकार बहुसंख्यक समाज की जनसंख्या वो भी बढ़ी, तो उसी के समान यहाँ पे जो अल्पसंख्यक थे, मुस्लिम थे, उनकी भी संख्या बढ़ी है समान रूप से। और समान रूप जैसे यहाँ पे हिंदुओं का या किसी का डेवलपमेंट हुआ, जो भी उनको आरक्षण का प्रावधान हुआ या देश में किसी भी नौकरी के मामले में हो, रोजगार के मामले में हो, तो उनको भी उसी प्रकार समान अवसर मिला, बल्कि समान नहीं बल्कि एक आरक्षण, अल्पसंख्यक के नाते उनको आरक्षण भी दिया गया। देखिए आप अभी जो ग्रेजुएशन पढ़ते हैं उन्हें अल्पसंख्यक का एक स्कॉलरशिप मिलता है ताकि वो अपना विकास कर सकें, अपने आप को दबा कुचला महसूस न करें। लेकिन जब हम वहीं अपने पड़ोसी देशों में, जब भारत पूरा एक था तो कुछ लोग वहीं पे रह गए, किसी कारण वहां पे एक बहुत बड़ा हिंसा हुआ था, देश की जो बंटवारा हुआ, किसी कारण जो वहां पे बौद्ध, सिख, हिंदू रह गए, तो वहां पे रुक गए, तो वो वहां पे अल्पसंख्यक कहलाए। लेकिन हम जब देखते हैं यहाँ पे अल्पसंख्यकों की स्थिति, तो वो बढ़ी है, फले फूले हैं, उनका डेवलपमेंट हुआ। लेकिन हम पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश में देखते हैं, हिंदुओं की संख्या देखते हैं, बौद्धों की, सिखों की, जैनों की, तो वहां पर संख्या घट गई है। पहले पाकिस्तान में 23% हिंदू थे, लेकिन 23 से 25%, आज बढ़ते बढ़ते हमको कहा जा रहा है कि 2%, 2 से 4% ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे बचे हुए हैं। और वहीं जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो वहाँ पे लाखों करोड़ संख्या में जो हिंदू थे, आज वहाँ पे सिर्फ बताया जा रहा है कि 500,000 की संख्या में वहाँ पे जो अल्पसंख्यक रूप में बची हुई है। तो मतलब कुछ लोग बताया जाता है, कुछ लोग वहाँ मार दिए गए, कुछ लोगों को दबाव डालकर, वहाँ के बहुसंख्यक समाज उनको दबाव डालकर इस्लाम मानने के लिए मजबूर कर दिया, कुछ लोगों को मार दिया गया, दफन कर दिया गया, भगा दिया गया। मतलब बहुत ही वहाँ पे स्थिति बदतर है। जो लोग बचे भी हैं उनकी स्थिति बड़ी दयनीय, बहुत ही डर के साए में जीते हैं और घुट घुट की जिंदगी जीते हैं। तो जो देश भारत से ही बांग्लादेश, पाकिस्तान, वो हमारे देश का ही हिस्सा है। जब ये अलग होता है, ये बात है कि जो भारत के लिए, जो हिंदुओं के लिए देश है, यदि कहा जाए, हिंदू, बौद्ध, सिख के लिए जो भी, ये सभी लोग हिंदू ही है, तो इनके लिए भारत देश से छोड़कर कहीं भी जगह नहीं, ये बात मान लीजिए। जो अमेरिका भी समर्थन कर रहा, चाहे यदि आप सैद्धांतिक रूप से देखें, लोग बहुत इस्लाम के हितैषी बनते हैं, वो सबसे बड़ा झूठ है। अभी चाहे पाकिस्तान के, भारत के मुस्लिम चले जाएं, पूरे विश्व में किसी भारत को छोड़ जो स्वतंत्रता है वो पूरे विश्व में मुस्लिमों को कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि अरब कंट्रियों में नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि अरब कंट्री जो मुस्लिम है और भारत के मुस्लिमों को या वगैरह बहुत तुच्छ नज़र से देखते हैं। ये लोगों को समझना चाहिए। इसलिए कहा गया कि आपको एजुकेशन लेना बहुत जरूरी हो गया है, और नेताओं को भरलाने में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बिना किसी चीज़ों को जानने विरोध बिल्कुल तो नहीं करना चाहिए हमें। तो वहाँ पे क्या है कि बांग्लादेश संख्या घट जाती है, तो मतलब 23% सीधे 2% व्यक्ति हमारे जो अल्पसंख्यक समाज के लोग वहाँ बच रहे हैं, तो कहाँ गए, ये सोचने का विषय है। जैसे अभी अमेरिका के एक नागरिक कहीं कुछ खरोच भी आता तो अमेरिका चिल्लाने लगता है, पूरा विश्व में हंगामा मचा देता है। उससे हमें लेशन लेने की आवश्यकता है। तो ये बताइए, यदि यहाँ पर वहाँ भी जो अल्पसंख्यक रुके, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध जो भी हैं, यदि उनके बारे में भारत नहीं सोचेगा तो उनके बारे में कौन सोचेगा? उनके लिए कौन सा देश है? कहने के लिए भले हम संविधान में सेकुलरिज्म में धर्मनिरपेक्ष अपना लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने लोगों को भूल जाएं, अपने खत्म कर दें, क्योंकि उनके लिए तो भारत ही जगह है। पूरे विश्व में कहीं उनको जगह नहीं, कोई नहीं जगह देगा। भारत एक ऐसा देश है जो हर, चाहे वो इस्लाम रहा हो, चाहे वो यहूदी रहे हो, क्रिश्चियन रहे हो, सबको फलने फूलने का मौका दिया, सबको यहाँ पे जो भी शरण में आया उसको शरणागति दी, सबको मतलब सुरक्षा प्रदान किया। यहूदी आज इसराइल जो यहूदियों देश है, इतना बड़ा युद्ध चल रहा था वहाँ पे, जब यहूदियों की संख्या पूरे विश्व में, यहूदियों को कोई स्थान नहीं दिया, यहूदियों को विश्व में कहीं स्थान नहीं दिया गया। वहाँ पे अब देखते हैं नाजीवाद, जो जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने पता नहीं कितने लाखों यहूदियों को काटा, मारा, तो उनको पूरे विश्व में कहीं अगर स्थान मिला वास्तव में शरणागति, तो भारत ने ही उन्हें रहने के लिए जगह दी, और बिना शर्त के। ऐसा नहीं कोई शर्त था आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं। आज इसका इजराइल एहसान भी मानता है। तो यह देश एक ऐसा कानून बना है कि तब देखिए जब धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया, तो स्वाभाविक से जब धर्म के आधार पर कोई एक धर्म विशेष को लेकर कोई देश बनता है, तो स्वाभाविक बात है कि उस धर्म के लोगों को वहां तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये मानकर ही चलना पड़ेगा। और वहां के देश
वहाँ की सरकारें उनके लिए नहीं सही सोच रही, तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। लेकिन वहाँ की जो अल्पसंख्यक है उनके बारे में हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? जब इस्लामिक देश, इतने सारे इस्लामिक देश हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि जो अल्पसंख्यक बचे हुए में हिंदू, सिख, बौद्ध, उनको हम नागरिकता दें। हम नहीं देते, लेकिन वहां पे देख रहे हैं जो दिन जो 23% लोग थे, आज 2% बचे हुए हैं, वो भी बहुत डर के साए में जी रहे हैं। अब कुछ लोग यहाँ पे रुके हुए हैं जो रिफ्यूजी के रूप में, तो हमारा दायित्व बनता है कानून उसको हम नागरिकता दें। ये हमारे उनके अस्तित्व का बात है। तो अभी देखिए देश कैसे कैसे राज्य सरकारें या कोई बरगलाता कैसे। आप चले जाएंगे अभी आप दिल्ली में, तो केजरीवाल वहां पे जो घुसपैठिए थे अपन वोट की राजनीति करने के लिए, केजरीवाल सरकार वहां पे घुसपैठ करा के लोगों को गलत तरीके से वहां पे उनका सबसे ये देखिए इस देश में कैसे आप खास करके दिल्ली की तरफ से या खास से बांग्लादेश से बंगाल में आने वाले लोगों का ये बहुत बड़ा आश्चर्य का विषय, बड़ा ही नेशनल सिक्योरिटी का मामला है कि वहां पर पासपोर्ट पासपोर्ट चाहे कुछ भी, मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड फर्जी तरीके से बन जा रहा है। बांग्लादेश का आदमी आ रहा है बिना किसी नागरिकता, गलत तरीके से बन जा रहा है। और सबसे बड़ा बात ये लोग जानना चाहिए कि जो भी रोहिंग्याज हैं ये किसी के नहीं है। पता नहीं इनके रोहिंग्या के भेष में पता नहीं कौन आतंकवादी है, कौन देश के खिलाफ षड्यंत्र, इसमें हम आपको नहीं, ये कोई नहीं जान सकता। जब म्यांमार की जो सरकार उनको इतना तवज्जो नहीं दे रही है, तो क्या भारत धर्मशाला तो हुआ नहीं है? ये जितना देश का असुरक्षा वाली चीजें हैं, जितना देश का संकट भारत अपने सिर पर ले ले, जो देश की म्यांमार सरकार वहां पे उतना नहीं, तो हम क्यों लें उनको रोहिंग्यास को? और ये लोगों को बिल्कुल जाना चाहिए देश के जो बॉर्डर सटे देश है, मतलब राज्य हमारे हैं, वहां पे यदि कोई घुसपैठ तरीके से या कोई भी जो रिफ्यूजीज आते हैं, तो वो खास करके जो दिल्ली की जैसी सरकार कर रही थी हाल ही में, चाहे बंगाल की, वो हमारे हकों को, जो आपका हक है, हमारा हक, जो हमें चीज मिलना चाहिए, वो हमारे आपके हकों को मारकर एक वोट की, उनका वोट पाने के लिए गलत तरीके से उनको बसाते हैं, हमारा आपका हक मारकर उनको दिया जाता है। तो क्या ये आपको स्वीकार है कि हमारा आपका हक मारकर गलत एक दूसरे व्यक्ति को दिया जाए? क्या मतलब रिफ्यूजी के नाम कोई सड़क मतलब खाली शरणार्थी के नाम पे कोई या गलत तरीके से घुस के चले आए, तो वो उस पर हम खुद दया दिखाया और अपना अस्तित्व तो बिल्कुल समाप्त करते हैं? तो बिल्कुल नहीं, ये चीज़ हमेशा ख्याल रखनी चाहिए। हमारा अस्तित्व है तो पूरी दुनिया है, यदि हम नहीं तो फिर कुछ नहीं है दुनिया में। जैसे आपने अभी जयशंकर साहब का बयान सुना था कि अमेरिका क्या करता है, यूरोप की जब विश्व की समस्या कोई है तो यूरोप की कोई समस्या, उसे यूरोप कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर कोई यूरोप की समस्या होती है, कोई अमेरिका को यदि समस्या होता है, यूरोप वालों को समस्या होती है, तो उसको पूरा दुनिया भर का उसको समस्या बना देते हैं कि हम तो उसको ऐसा दिखाएंगे पूरा दुनिया का समस्या है। तो जब गलत तरीके से आधार कार्ड, राशन कार्ड बनना दिए जाते हैं, तो सबसे बड़ा इससे ये भी पता चलेगा कि जब सीए लागू हुआ तो इससे पता चलेगा कि कैसे गलत तरीके से आधार कार्ड डॉक्यूमेंट बना दिए जा रहे हैं, कौन इस देश का वास्तव नागरिक है, कौन नहीं है, कौन गलत तरीके घुसपैठ किया है, पता नहीं कौन आतंकवादी हो, देश के लिए गलत षड्यंत्र रच रहा हो, इससे पता चलेगा। और हाल ही में जब सीए लागू हुआ तो जब जो पूरी मिलिट्री और सरकारी काम मिलकर कर रही हैं वहाँ भी एजेंसियां, तो बहुत से लोग ऐसे आए हैं जिनका कोई ना था पता है, वो देश के हैं भी नहीं, और कैसे एंट्री किए हैं, बड़ी सोचने की विषय हुआ, बहुत गलत तरीके से एंट्री हुआ उनका देश में। जो हाल ही में हम जब देखते हैं यहाँ पे बंगाल में भी देखते हैं, और खास कर जब हम ये अभी सीए लागू होने के बाद अब जो एजेंसियां वो एक्शन में आ गई हैं, उसका परिणाम भी साफ साफ बहुत स्पष्ट रूप देखने लगा है कि काफ़ी लोग में जो बांग्लादेश से आए लोग, गलत तरीके से उनका नाम बांग्लादेश में कुछ और रहा है, यहाँ पर उनका नाम, पिता नाम सब कुछ बदल गया है, गलत तरीके से उनका आधार कार्ड बन गया, पास मतलब पैन कार्ड बन गया है, राशन कार्ड बन गया है, पता नहीं किसे। और ये बड़ा सोचनीय विषय है, और ये एकदम सीधे नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है, राष्ट्रीय सुरक्षा से। ये भी चीजें क्लियर होंगी कैसे ये गलत डॉक्यूमेंट बनाने वाले कौन है, इनका गिरोह क्या कैसे काम कर रहा है इस पर। वहां की बंगाल की सरकार जहां पे एकदम महिलाओं की स्थिति सबसे ज्यादा बदतर है, वहां पे भी एक महिला होते हुए संदेश खाली में वहां टीएमसी का नेता महिला के साथ, वहां की महिलाओं के साथ रेप करता है, मारता प्रताड़ित करता है, और वहां की स्टेट पुलिस हाथ पे हाथ दे बैठी रहती है। जहां की एक महिला मुख्यमंत्री और महिलाओं को दशा यह है, और इस पर अपोजिशन है कि किसी के चूम ही नहीं निकल रहा है। ये बड़ा सोचनीय विषय है, और खास के देखिए अभी परिणाम स्वरूप मामला ये सब निकलने आए, गलत तरीके से लोग घुस गए हैं, इसीलिए लाया गया सीए ना, कि पता तो चलेगा कि कौन घुसपैठ कर रहा है, कौन वास्तव में देश का इस नागरिक है, कौन नहीं, गलत तरीके से कौन आया, कौन रह रहा है, और कौन ऐसा तो नहीं कोई आतंकवादी गिरोह चला रहा है।
इससे ये हमेशा बिल्कुल स्पष्ट हो जाने की जरूरत है कि इससे भारतीय मूल के जो वास्तव में जो बाहर लोग रह रहे हैं, बाकी नागरिक, उन्हें से जरूरत कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक ऐसा कानून जो विधिक तरीके से हमारे पड़ोसी देशों के जो अल्पसंख्यक हैं, जो कि जिनका अस्तित्व खतरे में है, उनको नागरिकता देने के लिए बनाया गया। नागरिकता देने वाला कानून, ना किसी की नागरिकता छीनने वाला कानून है। और लेकिन एक चीज और ध्यान देने वाली है, जब कोई भी देश में कानून बांधता है तो किसी के उसके खिलाफ याचिकाएं जब पड़ती हैं, तो वो स्वाभाविक याचिका पर पड़ती है। तो उसमें जब ज्यादातर याचिकाएं 100 संख्या में पड़ती हैं, तो उसको लीड कोई ना कोई एक वकील करता है। तो ये हाल ही में कल परसों में जब सुप्रीम कोर्ट की डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच की जब कहा कि इसको लीड कौन करेगा, ठीक है एक आदमी आपकी तरफ से कोई खड़ा होगा, तो उसमें खड़ा कौन होता है? कपिल सिब्बल। ये बड़ा सोचनीय विषय, जब 377 का मामला होता है 35A का, जो उसको हटा दिया जाता, तो उसके विरोध में कौन लड़ रहा है, मतलब कौन वकील खड़ा हो रहा है? ये वकीलों का दायित्व है कि वो वकील को अपना केस लड़े लड़े, उनका ठीक है दायित्व कर्तव्य है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि हर बार जो भी देश हित की बात, उसके विरोध में ही हमेशा जब कोई मामला, तो उसके विरोध में सिर्फ कपिल सिब्बल का चेहरा, एक कांग्रेस के बहुत बड़े दिग्गज नेता और जो कि बहुत बड़े वकील कपिल सिब्बल, वही खड़े होते हैं। जब 370 का मामला होता है तब वहां उसके विरोध में कपिल सिब्बल हैं। जब राम मंदिर मामला हो तो उसमें कपिल सिब्बल हैं। अभी हाल ही में सीए, तो उसको भी लीड कौन कर रहा है? कपिल सिब्बल। ये आप लोग थोड़ा ध्यान देने वाली चीज है। आज ये स्टूडेंट है लॉ को, तो और ध्यान देने वाली चीज है कि किसी के बरगलाने में ना है। और खास करके कोई भी देखिए, नेता काम क्या होता है कि जब वो अपने से कुछ नहीं कर पाते तो जनता के कंधों पर बंदूक रख के चलाते हैं। उससे हानि किसकी होगी? नॉर्मल हमारी आपकी होगी। इस चीजों को सीईओ को कोई कानून आता है उसको पढ़िए जानिए। अब बिना वजह किसी कहने पे किसी की चीज को विरोध मत करिए। यदि उसमें आपको कोई हानि नहीं है तो शांति की रहिए। यदि कोई भी बात छूट गई हो या कुछ भी ऐसा आप जानते हो तो इस पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।